अब हम कार्बन और उसके यौगिक वाला चैप्टर पढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अच्छे से इसको वन बाय वन याद करते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि जो कार्बन होता है ना, ठीक है, ये कहाँ कहाँ और कैसे मिलता है आपको। तो वायुमंडल और भू प्रॉपर्टी में आपको अल्प मात्रा में मिलता है, ठीक है। और भू प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब भू प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जमीन के अंदर, साधारण भाषा में इसको जमीन के अंदर कहेंगे, ठीक है। तो ये कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम में भी कार्बन ही होता है, ठीक है, लेकिन इनके अंदर 0.02% ही उपस्थित होता है। और वायुमंडल के अंदर है जो कार्बन की उपस्थिति कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% होती है, ठीक है। और कहते हैं कि प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा, इतना कम है, ठीक है, जमीन में भी इतना कम है और जो वातावरण उसमें भी इतना कम है, होने के बावजूद भी कार्बन बहुत अधिक है, जो महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। तो कार्बन में बंध कौन सा होता है, देखिए बंध कई प्रकार के होते हैं। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, जो बंध होता है, जिस बंध के माध्यम से ये जुड़े रहते हैं, ठीक है, या फिर कार्बन के अन्य यौगिक जैसे CH4 बना रहा है तो उसके बीच में, या CO2 बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये जो बंध होता है ना, ये कार्बन और कार्बन के बीच में या कार्बन के अन्य तत्वों के बीच में जो बंध होता है वो होता है सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध। और ये सहसंयोजक बंध है जो आयनिक बंध की बजाय काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी मजबूत होता है। हालांकि आयनिक बंध सबसे मजबूत होता है, ठीक है, उसमें गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं, उसके बावजूद भी सहसंयोजक बंध कई अन्य मायनों में मजबूत होता है। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध। लेकिन आयनिक बंध के मुकाबले सहसंयोजक बंध का गलनांक और कथनांक, क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, न्यून होता है। और ये सहसंयोजक बंध जल्दी से किसी भी विलयन में विलयशील नहीं होते, जबकि आयनिक बंध विलयशील होते हैं, ठीक है। आप धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे, समझ जाएंगे। अभी आप देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं तथा ये विलयन में गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, जबकि सहसंयोजक जो यौगिक है ना, जो कार्बन के अंदर सहसंयोजक बंध होता है, वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इनके गलनांक और कथनांक आयनिक यौगिकों की अपेक्षा थोड़े से कम होते हैं, याद रख लेंगे, ठीक है। अब देखो, अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। क्यों नहीं होते, तो मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, सहसंयोजी बंध होता है, ठीक है। उपरोक्त यौगिकों के कथनांक और गलनांकों को, जो कि आयनिक यौगिकों के कथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफी कम है। यानी सीधी सीधी बात में कहना चाहता है कि आयनिक यौगिकों के कथनांक और गलनांक थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं, उच्च होते हैं, जबकि सहसंयोजिक बंध में यानी कार्बन के अंदर जो गलनांक और कथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून होते हैं। आप में से कुछ ये पूछ सकते हैं कि गलनांक और कथनांक क्या होते हैं। तो वह तापमान जिस पर कोई भी चीज गल जाती है और वह तापमान जिस पर कोई भी वस्तु जो भाप या वाष्प बन जाती है, भाप या वाष्प बन जाती है, उसे क्वथनांक कहते हैं और पहले वाले को गलनांक कहते हैं। यानी कि जैसे आप बर्फ को ले लीजिए, ठीक है, तो वह तापमान जिस पर बर्फ क्या लग जाएगी, पिघलने लग जाएगी, क्या लग जाएगी, पिघलने लग जाएगी, तो उसे कहेंगे गलनांक। और वह तापमान जिस पर पानी क्या हो जाएगा, भाप में परिवर्तित हो जाएगा या जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, उसे कहेंगे क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि ठोस का द्रव में पिघलना गलनांक, और द्रव का वायु के अंदर या हवा के अंदर या जल वाष्प या भाप के अंदर परिवर्तित होना क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। तो इनके क्या होते हैं कि आयनिक यौगिकों की तुलना में इनके थोड़े कम होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये टेबल दे रखी है कि देखिए, तो ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं कि इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इन परमाणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण बल नहीं है, क्योंकि ये यौगिक अधिकांशतः विद्युत के कुचालक होते हैं। तो हम ये निष्कर्ष भी निकालते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन है किसी आयन की उत्पत्ति से नहीं होते हैं। यानी कि देखिए, आयनिक यौगिक होते हैं या आयनिक बंध होते हैं, उसमें आयन होता है Na+, K+, Cl-, और ये प्लस और माइनस की वजह से इसमें क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। जबकि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं ना, जैसे कार्बन, ठीक है, ये इस प्रकार के आयन हैं जो नहीं बनाते, आयन नहीं बनाते, यानी इनमें विद्युत का चालन नहीं होता। तो कुल मिला के जो कहने का ये अर्थ है कि कार्बन के अंदर सहसंयोजी बंध होते हैं, ठीक है। बंध दो प्रकार के होते हैं, सहसंयोजी और आयनिक। सहसंयोजी बंध में गलनांक और क्वथनांक थोड़े निम्न होते हैं और आयनिक में गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। सहसंयोजी बंध जो है वो, उसके अंदर विद्युत का चालन नहीं होता है, जबकि आयनिक बंधों में होता है। बस उसके बाद में देखो कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या है ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर पहले आपका एक चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब उन्हें हटा दिया है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम आता है, फिर लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर बोरोन आता है, ठीक है, फिर कार्बन आता है। तो आप देखो नंबर 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको ऊपर वाले 5 याद नहीं करने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। आपको ये याद करना है कि कार्बन कितने नंबर पर आता है, तो 6 नंबर पर आता है। याद हो गया, ठीक है। तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, 6 है, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए कि 6 परमाणु संख्या होती है, तो आओ इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 6 होंगे। तो कैसे भरेंगे, तो सबसे अंदर 2 होता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है अंदर वाले के अंदर, तो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर हो गए, ठीक है। 2 और फिर बाहर वाले में 8 होने चाहिए,
बाहर वाले में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अब पीछे तो 4 ही बचे, 4 ही बचे तो फिर 4 दे दो, 1 2 3 4, यानी 4 की जगह खाली है। अभी 1 2 3 4, 4 और आ सकते हैं, क्योंकि यही तो मैंने आपको इनिशियली बताया कि 2 8 8 इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो पहले साइकिल के अंदर 2 भर दिए हमने, दूसरे 2 भर दिए तो पीछे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास में, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 6 है। ठीक है, तो पहले वाले साइकिल के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब पीछे बचे 4, तो दूसरे वाले में भरने के लिए हमारे पास में 4 ही है, लेकिन दूसरे वाले में जगह कितनी की होती है, 8 की होती है, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और क्या है, जरूरत है। अब 2 शर्त हो सकती है कि या तो ये चारों के चारों अपने दान कर दे, तो फिर अंदर 2 ही बचेंगे। ठीक है, ये साइकिल ही हटा दे पूरी वाली, बाहर वाली। ठीक है, या फिर क्या करें कि 4 कहीं से और ले आए, तो ये इसकी साइकिल पूरी हो जाए। ठीक है, अधूरी नहीं रहनी चाहिए, या तो इसको हटा दो पूरा या इसको पूरा भर दो। तो हटाने के लिए तो 4 हटा दो, या पूरा भरने के लिए क्या कर दो, 4 ले आओ। अब 4 हटाना आसान बात थोड़ी ना है ना, और 4 लाना भी, पूरा लेके आना भी आसान बात नहीं है। तो फिर ये 4 क्या करता है, साझा करता है। साझा मतलब पार्टनरशिप में, किसी और परमाणु के अंदर भी ऐसा होगा तो ये कॉमन हो जाएगा, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कॉमन हो जाएगा, साझा करते हैं। और साझा वाले जो बंध होते हैं ना, उसे ही तो कहते हैं सहसंयोजी बंध, उसे तो क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। तो उसे बताओ, इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी अन्य परमाणु से साझा करेगा, साझा करेगा। जैसे कार्बन, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 पता है कैसे होता है, ये कार्बन है, ये 2 इधर, ये 2 इधर, ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिए ना, एक इस बॉन्ड से, एक इस बॉन्ड से, एक इस बॉन्ड से, एक इस बॉन्ड से, हो गए 4 साझा कर लिए। जैसे कार्बन मेथेन बनाता है CH4, तो ये देखो एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ, और ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझा कर लेता है, तो चारों का सहसंयोजी बंध बना लेता है। तो आप समझ गए ना कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। ठीक है, और उसके अंदर जो बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो इसका मतलब उसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो इसके लिए वो क्या करता है कि 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। 4 क्या करता है, सहसंयोजी बंध। देखो अगर इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता तो C-4 हो जाएगा, ऋणायन बन जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है। और 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा ना तो C+4, ये भी असंतुलित हो जाएगा, ये संभव नहीं होता इस तरह की स्थिति के अंदर रहना। ठीक है, तो फिर ये क्या करता है कि साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, तो कार्बन क्या करता है, अपने परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा देता है। तो मैंने बताया ना, जैसे CO2 है, तो मतलब ये कार्बन है, 2 बंद इधर ऑक्सीजन से बनाता है, 2 बंद इधर ऑक्सीजन से बना लेता है। तो ये देखो 4 बंद, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। जैसे CH4 है, इसके अंदर कार्बन क्या करता है, ये देखिए एक हाइड्रोजन से इधर बना लेता है, एक हाइड्रोजन से इधर, एक ये 4 हाइड्रोजन से बंद बनाता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, इसने साझेदारी कर ली। तो अब ये क्या करता है, साझेदारी करके समस्या को क्या करता है, समाधान करता है। ठीक है, क्या करता है, साझेदारी करके। ठीक है, तो कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं, कई प्रकार के ऐसे लोग भी करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, कार्बन की परमाणु संख्या 4 होगी और परमाणु संख्या 6 होगी, और संयोजकता मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो गई। और ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त करता है, तो साझेदारी द्वारा। साझेदारी का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, सहसंयोजक बंध द्वारा, सहसंयोजक बंध द्वारा। और सहसंयोजक बंध की क्या विशेषताएं हैं, ये मैंने आपको ऊपर पढ़ा दी थी कि सहसंयोजक बंध है उनमें गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं, क्योंकि गलनांक और क्वथनांक उच्च किस में होते हैं, आयनिक बंध में होते हैं। और आयनिक बंध जिस प्रकार विद्युत का चालन करता है, सहसंयोजक बंध वैसा विद्युत का चालन नहीं करते। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देख लो अब किस प्रकार से है जो ये बंध बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये सहसंयोजी बंध ही है, हमने इसके एग्जाम्पल दे रखे, हमें तीनों एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजी बंध कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इन्होंने X करके दिखाया, तो आप भी चाहो तो X करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, सहसंयोजी कैसे होते हैं, ये देखो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास भी एक था, इसके पास भी एक था, ये दोनों बाहर कॉमन में आ जाते हैं, तो ये भी अपना 2 समझ लेता है और ये भी अपना 2 समझ लेता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए ऑक्सीजन के अंदर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चाहिए कितने, 8 चाहिए, तो ये अपने 2 और ये अपने 2 दे देता है। तो अब क्या होता था, कॉमन में आ गए दोनों, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके हो गए, ये भी अपने कॉमन कंसीडर करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसके हो गए। तो इस प्रकार को बोलते हैं साझा करना या सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। सेम नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन के पास में 1 2 3 4 5 ही इलेक्ट्रॉन होता है,
तो ये क्या करता है, 3 बंद बना लेता है इस तरीके से। तो 3 ये शेयरिंग कर लेते हैं आपस में, हो गए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद में जो चीज़ हमें आप कार्बन का मेथन दिया है, ठीक है, मेथन में मैंने आपको समझाया था CH4। ठीक है, तो ये क्या करता है, कार्बन C, एक हाइड्रोजन, एक ऊपर हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, इस तरह से 4 बंद बनाकर साझेदारी करता है। ठीक है, तो ये बना दिया CH4। ये देखिए एक हाइड्रोजन इस तरीके से। ठीक है, अब जो आपको ये चीज़ याद रखनी है, कार्बन के अपर रूप, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अपर रूप क्या होते हैं, एक ही पदार्थ से बने वो अलग अलग चीज़ें, वो अलग अलग तत्व जिनका गुण अलग अलग होता है। जैसे कार्बन से ही हीरा बनता है, कार्बन से ग्रेफाइट बनता है। ग्रेफाइट का यूज आप पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का अंदर होता है ना, ठीक है, ब्लैक कलर का, ठीक है, अंदर जैसे कि आप जिससे आप लिखते हो ना, पेंसिल की जो अंदर ब्लैक कलर की होती है उसे बोलते हैं, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, और एक फुल रिन होता है। ठीक है, इसे आप लैब में देख सकते हैं या परमाणु संयंत्रों में मिलता है ये। ठीक है, तो आप देखेंगे कार्बन से ही हीरा बना है। हीरा कितना अलग है, चमकता है, ज्वेलरी में यूज होता है। कार्बन से ही पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट है वो बनी है। तो ये देखो, ये बच्चा पेंसिल चला रहा है, वही कार्बन से, इसी कार्बन से बनी है, ये इसी कार्बन से बना है, और ये फुलिन भी इसी कार्बन से बना है। तीनों अलग अलग चीज़ है, बनी तीनों एक ही चीज़ है, तो इसे ही अपर रूप कहते हैं। तो देखो, प्रकृति में कार्बन तत्व जो होता है अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणु से बना है। ठीक है, हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणु से बने हैं। ठीक है, कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंध के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। ठीक है, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु से आबंधित होता है, जिसमें एक दृढ़ त्रि-आयामी संरचना बनती है। तो हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है, जिसमें एक दृढ़ त्रि-आयामी संरचना बनती है। अभी अपन समझेंगे। ठीक है, ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ में एक ही तल पर होता है, जिसे षटकोणीय व्यू मिलता है। ये भी अभी लाइन अपन नहीं समझेंगे। ठीक है, इसे एक अबंध द्विअबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ठीक है, और ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन दो विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होता है। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, क्योंकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। पिछले अध्याय में आपने जिन धातुओं के बारे में अध्ययन किया, उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। एक बार अपन देखते हैं कि इन्होंने ये इन लाइन में क्या कहा। तो आपको सबसे पहले आएगा कार्बन के अपरूप किसे कहते हैं। तो आप पता है क्या लिखेंगे, अपरूप वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक रूप से तो सेम ही होता है। ठीक है, जिनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, मतलब रासायनिक रूप से ये भी कार्बन से बना हुआ है, ये भी कार्बन से बना हुआ है, ये भी कार्बन से बना हुआ है, लेकिन भौतिक गुणधर्म बहुत अलग अलग होता है। ये चमकीला होता है जबकि ये काला होता है। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, तो अपर रूप की परिभाषा क्या होती है, ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण यानी जो जिनसे बने हुए हैं, जैसे कार्बन से बने हुए हैं, वो तो होते हैं समान, लेकिन जो भौतिक गुण होते हैं वो होते हैं अलग अलग। ठीक है, और एक ही पदार्थ से बने होते हैं। कार्बन के अपरूप 3 हैं। ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। अब देखो हीरे के अंदर, देखो हीरे की क्या स्ट्रक्चर होती है, एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन से यूं जुड़ा रहता है। इनके बीच में 108 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, लगभग। चलो कोण आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर आप याद ध्यान रख लेना। अच्छा, आप यहाँ कहोगे कि 3 ही जुड़े हुए, एक पीछे की तरफ जुड़ा रहता है, 3D में दिखाई नहीं देता। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस प्रकार से एक कार्बन, ये तो 3 सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ जुड़ा रहता है। ठीक है, तो एक कार्बन से 4 कार्बन है, इस तरह से जुड़े रहते हैं हीरे के अंदर। ठीक है, तो देखो हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु से, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर लीजिए, ये देखिए, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 परमाणु से जुड़ा रहता है। ठीक है, जिसमें एक दृढ़ त्रि-आयामी संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, दृढ़ त्रि-आयामी संरचना का निर्माण होता है। अब ग्रेफाइट के अंदर देखो, प्रत्येक कार्बन का परमाणु देखो, ये देखो 1 2 और 3, 3 ही बंद बना रहा है। ठीक है, 1 2, ठीक है, और ये तीसरा नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, 1 2 और 3 ही बंद बना रहा है। ठीक है, और नीचे इसकी क्या होती है, लेयर होती है, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, इस तरह से परतों के अंदर होता है। तभी तो परतों के अंदर कोई चीज़ होती है ना, तो वो चिकनी होती है। तभी तो आप पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, जिसे आप लिखते हैं, उसको आप छू कर देखिए कभी, तो वो चिकनी चिकनी होती है। ठीक है, तो ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु है जो कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। तो ये षटकोण संरचना बना, देखो 1 2 3, इसको षटकोण बोलते हैं। तो ये इस तरह की संरचना को षटकोण बोलते हैं ना, तो षटकोणीय संरचना बनाता है। ठीक है, और नीचे, अच्छा अब एक बात बताओ, कार्बन को तो 4 की जरूरत होती है ना, अगर ये 3 ही बंद बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा।
एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा तो वो क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा। वो क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा। तो आपको पता है हीरा विद्युत का चालक नहीं होता, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। जबकि ग्रेफाइट होता है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसमें एक कार्बन है जो 3 ही कार्बन से बंध बना रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन अभी क्या है, फ्री बैठा है, तो वो विद्युत का चालन करेगा। जबकि इसमें एक कार्बन है 4 कार्बन से बंध बना देता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बैठा होता, ठीक है। अब इसमें तो क्या होती है, चतुष्कोणीय संरचना होती है, दृढ़ त्रिआयामी होती है, जबकि इसमें क्या होती है, षटकोणीय संरचना होती है। अब ये देखिए फुलरेन C60 बकमिंस्टर फुलरेन, इसको बकमिंस्टर साइंटिस्ट ढूंढा था, इसके लिए इसके नाम इस तरह से पड़ गया, ठीक है। ये एक बॉल तरह की संरचना होती है। ये जो क्या दिखाते हैं कि ये जो परमाणु संयंत्रों में है ना, तो मंदकों के रूप में इसका उपयोग होता है। आपके यहाँ लिखा हुआ नहीं है, भी मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दूं, ठीक है। और उसके अलावा ये जो घर्षण प्रतिरोधी तत्वों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और देखो देखो ये हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न है। एक काला दिखता है, एक चमकीला होता है, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म है जो एक समान है। रासायनिक गुणधर्म एक समान कैसे, ये भी कार्बन से बना है, ये भी कार्बन से बना है। और हीरा जो है अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट तो चिकना और फिसलनशील होता है ना। तो ये ध्यान रखना। और ग्रेफाइट क्या होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अब देखो शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरे का संश्लेषण किया जा सकता है। तो हीरा कैसे, प्राकृतिक रूप से तो हीरा क्या बनता है, कोयले की खानों के अंदर मिलता है, कोयले की खानों में गहराई के अंदर जाके मिलता है। और लेकिन आप लैब में कैसे बना सकते हो, तो अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर, अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर अगर कार्बन को रखा जाए तो वो हीरे में बना सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, जो संश्लिष्ट हीरे होते हैं ना, जो आप लैब में बनाते हैं, वो आकार के छोटे होते हैं, ठीक है। अन्य हीरो से क्या होते हैं, थोड़े से लेकिन अन्य हीरो से अभेदनीय होते हैं। मतलब आप इनका क्या कर सकते हो, आप इनमें डिफरेंस नहीं पैदा कर सकते, डिफरेंस नहीं पैदा कर सकते, सेम ही दिखेंगे आपको। जो फुलरीन है वो कार्बन का एक अन्य अपरूप है। इसकी सबसे पहले C60 मतलब इसमें 60 कार्बन के परमाणु हैं, 60 कार्बन के परमाणु गिन लेना, ठीक है। पहचान के जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि ये अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने डिजाइन किया था, इसीलिए है जो उसको फुलरीन नाम देते हैं। और ये फुटबॉल नाम जैसी संरचना होती है। तो आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया और स्पेशली कार्बन के अपरूप है याद होने ही चाहिए, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है।